विराट गुरुकुल के ऑनलाइन मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम फंडामेंटल राइट कर रहे थे अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए, और आप जानते हो कि जनरल अवेयरनेस एसएससी सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मेंस में भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 75 मार्क्स के, और प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं 50 मार्क्स के। तो मेंस के मेरिट को डिसाइड करने में जनरल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो उस सीरीज़ में हम लोगों ने अपना एक टॉपिक शुरू किया था जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो संविधान और राज्य व्यवस्था की हमारी जो सीरीज़ चल रही है इस एग्ज़ाम के लिए, उसमें आज हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। हालांकि मूल अधिकार आप जानते हो कि हमने पहले भी शुरू किया हुआ है, और आर्टिकल 13 तक हमने मूल अधिकारों को पढ़ लिया था। मूल अधिकारों में आज हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे। देखो, जो आर्टिकल 14 है, जो अनुच्छेद 14 है, ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की निगाह में सब बराबर होंगे। तो क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में कि विधि के समक्ष समता की बात कहाँ कही गई है, तो आर्टिकल 14 में कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण भी बोला गया है। ये बात भी आई है आर्टिकल 14 में, विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों का समान संरक्षण, जिसका मतलब है समानों के साथ समान व्यवहार। समानों के साथ समान व्यवहार। आर्टिकल 14 में ही एक तीसरा सिद्धांत भी है, जिसे हम दोस्तों प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। इस तरह से पूछ लेगा कि विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 14 में। इसी तरह पूछ लेगा कि विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे जी आर्टिकल 14 में। इसी तरह पूछ लेगा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, नेचुरल जस्टिस का डॉक्ट्रिन कहाँ दिया गया है, तो आप बता देंगे आर्टिकल 14 में। और मोटे तौर पर बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये जान लो कि जो विधियों का समान संरक्षण है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसका मतलब होता है समानों के साथ समान व्यवहार। इसका मतलब होता है समानों के साथ एक समान व्यवहार। समानों के साथ समान व्यवहार यानी महिला होगी तो उसके साथ महिलाओं के हिसाब से डील होगा, बच्चे होंगे तो बच्चों का कानून बच्चों के लिए लगेगा। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का मतलब है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए, यानी न्याय के पीछे छिपी भावना, यानी प्रिंसिपल ऑफ फेयर जस्टिस। तो याद रखेंगे आर्टिकल 14 में ये 3 सिद्धांत साथियों शामिल हैं। इसके बाद आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 में देखो कुछ प्रतिबंधों की बात की गई है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य कुछ आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? यानी केवल कुछ आधार हैं, जैसे राज्य धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य नस्ल के नाम पर, कोई काला है या गोरा है, इसके नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जाति के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य लिंग के आधार पर, कोई स्त्री है, पुरुष है या थर्ड जेंडर है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये बात आई है आर्टिकल 15 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 15 किन आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, किन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। तो धर्म के नाम पर भेदभाव प्रतिबंधित है, नस्ल के नाम पर, जात के नाम पर, लिंग के नाम पर और जन्म स्थान के नाम पर। तो इन 5 आधारों पर आर्टिकल 15 प्रतिबंध लगाता है
कि राज्य यानी स्टेट यानी सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, तो ये 5 शब्द आप याद रखेंगे। इन आधारों पर नहीं होगा, इसके अलावा अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई और आधार मिलता है तो उस आधार पर भेदभाव हो सकता है, जैसे निवास स्थान। तो निवास स्थान यहाँ कहीं नहीं है, तो निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, रेजिडेंस के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आर्टिकल 15 में कितने आधारों पर भेदभाव प्रतिबंधित है, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। ये 5 आधार हैं, तो 5 आधारों पर भेदभाव दोस्तों प्रतिबंधित है। आर्टिकल 15 में वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आप आर्टिकल 15 का बस 2 पार्ट और देख लें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 15.4 कहता है कि राज्य ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था या कुछ विशेष कदमों की व्यवस्था कर सकता है। इनकी भलाई के लिए, इनके कल्याण के लिए कुछ विशेष कदम उठा सकता है। तो एससी, एसटी और ओबीसी के कल्याण हेतु कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं, ये बात आई है आर्टिकल 15.4 में। दूसरा, आर्टिकल 15 का भाग है 15 खंड 5। इसमें कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान है हमारे, डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन शिक्षण संस्थानों में राज्य एससी और एसटी के लिए एडमिशन में रिजर्वेशन कर सकता है। आपने देखा भी होगा कि जो एडमिशन होते हैं उसमें एससी एसटी को कोटा मिलता है। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 15.5 में। तो ये बात याद रखेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आर्टिकल 15 ये बोलता है कि केवल इन 5 आधारों पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15.4 कहता है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जात के लिए और अनुसूचित जनजात के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकता है। आर्टिकल 15.5 में लिखा गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें एससी और एसटी के एडमिशन के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 16 आ जाता है। आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का जो मूल अधिकार है ये कहता है कि जो सरकारी नौकरी है, जो सरकारी नियोजन है, यानी गवर्नमेंट जॉब, उसमें सबके साथ राज्य बराबरी बरतेगा। तो लोक नियोजन में समानता या सरकारी नियोजन में समानता या इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये बात आई है आर्टिकल 16 में। यानी सरकारी नौकरी देते समय राज्य किसी के साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, नस्ल के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जात के नाम पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई स्त्री है, पुरुष है या थर्ड जेंडर है, और राज्य जन्म स्थान के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल 16 का संबंध किससे हो गया? सरकारी नौकरी में सबको बराबरी दी जाएगी। इसके बाद मूल अधिकारों का आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 17। देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एससी एसटी समुदाय हैं इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था अस्पृश्य, और इनके साथ जो भेदभाव होता है उसको अस्पृश्यता या छुआछूत कहा जाता है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के निवारण की बात करता है, यानी छुआछूत की समाप्ति की बात करता है, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो किसी के साथ जात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, ये बात आई है आर्टिकल 17 में। तो क्वेश्चन आया कि छुआछूत का या अस्पृश्यता का निवारण किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 17 में। क्वेश्चन इस तरह से भी आया कि आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? तो छुआछूत का निवारण या उसमें अस्पृश्यता का निवारण या इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है। आर्टिकल 17 के तहत ये बात भी लिखी गई है कि अगर कोई जात के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव करेगा, कोई अत्याचार करेगा,
तो ये दंडनीय अपराध होगा, यानी इसकी सज़ा मिलेगी, ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये बात भी आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 दंडनीय है, ये क्वेश्चन भी आया कि कौन सा आर्टिकल मूल अधिकारों का ऐसा है जो दंडनीय अपराध घोषित करता है किसी बात को, तो आर्टिकल 17 करता है। आर्टिकल 17 के तहत एक बात और जान लीजिए कि संसद ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। तो कौन कौन से कानून कब कब बने, तो सबसे पहले 1955 में कानून बना आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए, जिसे कहा जाता है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन एक्ट। फिर इसके बाद इस कानून को, यानी जो SC और ST वर्ग हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे कठोर बनाने के लिए फिर एक कानून आया 1976 में, जिसे कहा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन उठाया गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित कब हुआ, 1976 में। और फिर 1989 में 1989 में इस कानून को और सख्त कर दिया गया, जिसे SC ST एक्ट कहते हैं लोकप्रिय तौर पर, यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो क्वेश्चन आया कि SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1989 में पारित हुआ। क्वेश्चन आया कि 1989 में पारित SC ST अधिनियम किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया, आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए लाया गया। तो आप ये समझ रहे होंगे, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 17 में छुआछूत की समाप्ति या अस्पृश्यता की समाप्ति की बात आई है, और ये एक दंडनीय अपराध है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए और हमारे जो टियर 2 का CGL का पेपर है, CPO का पेपर है, CPO नहीं CGL का है, या जो रेलवेज़ है, जो बाकी इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं, CPO के प्री में बनते हैं। इसके बाद आर्टिकल 18 की बात करेंगे। आर्टिकल 18 में देखिए उपाधियों के अंत की बात कही गई है। उपाधियों का अंत, यानी अब किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। एक समय था जब भारत में किसी को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, किसी को कोई और उपाधि दी जाती थी, अंग्रेज़ सर की उपाधि देते थे। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान में आर्टिकल 18 डालकर अब उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन इसके 2 अपवाद रख दिए गए, यानी 2 तरह के टाइटल्स, 2 तरह की उपाधियां दी जा सकती हैं। एक सैन्य उपाधियां यानी मिलिट्री, और दूसरी शिक्षा की उपाधियां यानी एकेडमिक्स, यानी किसी को PhD दी जा सकती है और उसके नाम से पहले डॉक्टर लग सकता है, किसी के नाम से पहले कैप्टन, मेजर, कर्नल ये सब लग सकता है, ब्रिगेडियर लग सकता है। वैसे कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 18 में क्या चीज़ ख़त्म की गई, उपाधियों का अंत। तो क्वेश्चन आया कि उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, आर्टिकल 18 करता है। आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत किया गया उसमें भारत रत्न शामिल नहीं है। आप जानते हो कि भारत रत्न हर साल दिया जाता है, तो भारत रत्न को उपाधि नहीं माना जाता। क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किस उपाधि को यानी किसको उपाधि माना जाता है, किसको नहीं माना जाता। तो अगर उसमें भारत रत्न हमारे ऑप्शन ABCD में होगा तो भारत रत्न उपाधि नहीं माना जाएगा। ये एक पुरस्कार है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे वो पद्म विभूषण हो, और चाहे वो पद्म भूषण हो। दोस्तों, तो पद्म विभूषण भी उपाधि नहीं है, टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। और पद्म भूषण भी टाइटल नहीं है, उपाधि नहीं है, बल्कि ये भी पुरस्कार है। तो ये दिए जा रहे हैं, ये 2 उपाधियां हैं, ये अपवाद हैं, ये दी जा सकेंगी, बाकी कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। इसके बाद देख लेंगे आर्टिकल 19 को। देखो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, फ्रीडम्स दी गई हैं, स्वतंत्रताएं। और ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये 6 हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट A है ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो क्वेश्चन आया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, आर्टिकल 19A में दी गई है।
या 19 फर्स्ट ए कह सकते हैं। 19 फर्स्ट ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब देखो, इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई सारी आज़ादियाँ शामिल हैं, जैसे कोई फिल्म बनाना, कोई पिक्चर बनाना भी आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत मौलिक अधिकार है। कोई अखबार निकालना, अखबार छापना, ये भी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। टीवी पर समाचारों का सीधा प्रसारण देना, ये भी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। टीवी पर आंखों देखा हाल यानी सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट, ये भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आता है। इसी प्रकार अपने मकान की छत पर झंडा लहराना, झंडा फहराना, ये भी आर्टिकल 19 ए के वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत फंडामेंटल राइट है। कोई अखबार में विज्ञापन छापना, टीवी पर एडवर्टाइज दिखाना, मोबाइल में एडवर्टाइज आना, ये सब के सब अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत मूल अधिकार हैं और ये सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो विज्ञापन छपना कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार। किस आर्टिकल के तहत है? 19 फर्स्ट ए के तहत। इसी तरह घर पर तिरंगा झंडा फहराना किसके तहत हमारा राइट है? 19 फर्स्ट ए के तहत। इसी तरह टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखना या कोई पिक्चर बनाना या कोई उपन्यास लिखना, ये सारे उदाहरण आप याद रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन में एक विकल्प के, एक ऑप्शन के तौर पर मिलेंगे आपको। तो हमने आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसमें पहली स्वतंत्रता पढ़ ली 19 फर्स्ट ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम अगली स्वतंत्रता पढ़ लेंगे 19 बी। 19 बी, इसमें कहा गया है कि बिना अस्त्र के और बिना शस्त्र के कोई भी बंदा या कुछ व्यक्ति इकट्ठा हो सकते हैं। अस्त्र शस्त्र रहित एकत्र होना, यानी कोई सभा कर सकते हैं, कोई सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियारों के, बिना किसी वेपन के, ये भी एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 19 फर्स्ट सी में दोस्तों आया है कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी, कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। इसके निर्माण की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 19 फर्स्ट सी में आई है। आर्टिकल 19 डी में, आर्टिकल 19 फर्स्ट डी में भारत में कहीं भी आवागमन की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। आवागमन की स्वतंत्रता, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है पूरे भारत में, उसे किसी कागज़ की, किसी पासपोर्ट की, किसी पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपवाद हैं इसके, कुछ आदिवासी इलाकों में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, उसके लिए परमिट बनाना होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए कि आपको महाराष्ट्र जाना हो, कर्नाटक जाना हो या उड़ीसा जाना हो या केरल जाना हो, तो आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरे देश में जाएंगे तो आपको वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। तो आवागमन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19 फर्स्ट डी में आया है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 19 फर्स्ट ई, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने की आज़ादी, यानी आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपना मकान बना सकते हैं। ये बात आई है आर्टिकल 19 फर्स्ट ई में। 19 फर्स्ट एफ को निरसित कर दिया गया था, इसको यहाँ से हटा दिया गया था 1978 में। यहाँ पर हटाया क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी अब मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखोगे। मूल अधिकार अब ये नहीं है, बल्कि अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 फर्स्ट एफ से हटाकर
संविधान के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। और अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। तो क्वेश्चन आया कि संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट है। तो मूल अधिकारों में अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो 19(1) में क्या है? कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और 19(1) में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो अब यहाँ से हट गया। बात करेंगे 19(1) की, छठा और अंतिम स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये कहा गया है कि कोई बंदा कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन एडॉप्ट कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 19 के तहत दिए गए 6 फंडामेंटल राइट को देख लिया। इन पर राज्य कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। तो आप इन सब को याद रखेंगे। क्वेश्चन आया कि व्यवसाय की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वेश्चन था CGL का। तो 19(1) में क्वेश्चन आया कि संपत्ति का अधिकार इस समय कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार इस समय एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। क्वेश्चन आया ये अब कहाँ है संपत्ति का अधिकार? तो आर्टिकल 300A में है, संविधान के अंदर ही है। क्वेश्चन आया कि क्या संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है? किस तरह का अधिकार है? नहीं, मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक लीगल राइट है। पहले था। क्वेश्चन आया कि संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया, मूल अधिकारों से कब हटाया गया? तो आप बताओगे कि ये 1978 में हटाया गया। तो आर्टिकल 19 के बाद हमारा अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, तो आइए आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 देख लेंगे। देखो आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल 20 का आप पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, इसकी लाइन देख लीजिए। इसमें कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख लें, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम ऑफेंसेस, इस तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी। इसका मतलब क्या है? देखो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया आपके पेपर में कि दोष सिद्धि से संरक्षण की अवधारणा किस आर्टिकल में वर्णित है? इन विच आर्टिकल द कंसेप्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम ऑफेंसेस इज मेंशन्ड। तो आप बताओगे कि ये साहब आर्टिकल 20 में वर्णित है। यह क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? तो आप बताओगे कि आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 का अगर आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना चाहो तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश के कानून का अगर उल्लंघन नहीं कर रहा, यानी भारत के कानून का अगर उल्लंघन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। यानी जिस डेट में उसने कोई बात करी, कोई अपराध किया, कोई कृत्य किया और वो काम करना उस तारीख में अपराध नहीं था, तो फिर उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये मतलब है आर्टिकल 20 का। आर्टिकल 20 के अंदर कुछ और बातें भी दी गई हैं, जैसे दोहरे दंड से संरक्षण भी दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया कि दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आप बताओगे कि आर्टिकल 20 में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक अपराध के लिए 2 सज़ाएं नहीं मिलेंगी। क्राइम अगर एक होगा तो पनिशमेंट फिर डबल नहीं होगा। और इसका ये मतलब भी है कि किसी बंदे को पिछली डेट में अगर कोई अपराध हुआ है तो जिस डेट में अपराध हुआ था सज़ा उस डेट के हिसाब से मिलेगी। अगर आज कानून बदल जाता है तो आज के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये आर्टिकल 20 है हमारा, जिसमें क्या चीज़ दी गई है? पहली बात, दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण। अंग्रेज़ी में इसको आप अंग्रेज़ी वाले बच्चे नोट कर सकते हैं,
प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी। अंग्रेजी वाले कैंडिडेट इसको नोट करें। आर्टिकल 20 के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है जिसे हम आर्टिकल 21 कहते हैं। ये पूरे फंडामेंटल राइट का केंद्र है, पूरे मूल अधिकारों की रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर क्या दिया गया है? इसमें लिखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बात आई है आर्टिकल 21 में। और एक बात आप ये जानते होंगे कि मूल अधिकारों का अभिभावक या मूल अधिकारों का पिता सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ये बात आप नोट करते चले मेरे साथ साथ। होप कि आप ये सारे आर्टिकल नोट कर रहे होंगे, ये सारे पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। तो मूल अधिकारों का संरक्षक या मूल अधिकारों का गार्डियन या अभिभावक या प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। जब भी मूल अधिकारों को सरकार छीनने की कोशिश करेगी तो कोई भी पीड़ित आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट की बस पकड़ लेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अगर जाने की हिम्मत नहीं है तो फिर घर से एक चिट्ठी लिखकर भी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है, जिसे PIL कहते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षक है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के बारे में जजमेंट देता रहता है, नई नई बातें बोलता रहता है। और सबसे ज़्यादा बार सुप्रीम कोर्ट ने जिस मूल अधिकार के बारे में बोला है वो आर्टिकल 21 है। तो पहला क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछ ले कि हाँ जी ये बताओ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो आप बताओगे कि सर ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। आप इस पर टिक लगाओगे। आर्टिकल 21 को इतना विस्तार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 के तहत उसने मान लिया कि जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ये भी प्राणों के तरह ही है। जैसे सांस लेना मनुष्य के लिए ज़रूरी है, उसी तरह शिक्षा का अधिकार भी यानी राइट टू एजुकेशन भी एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत आता है। और आप जानते हो कि भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा रखी गई है। निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा रखी गई है, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है भारत में। इसके लिए भारत की संसद ने कानून बना दिया था, जो कानून एक संविधान संशोधन से आया, जिसे 86वां संविधान संशोधन कहते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों, जिसमें शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और 2009 में शिक्षा 1 अप्रैल 2010 से, इसको संशोधित कर लें, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून पूरे भारत में लागू हो गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2010 से। नोट करिए जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। दूसरा क्वेश्चन आया कि जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, वो किस संविधान संशोधन से बनाया गया? तो आप बताओगे कि सर ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 से बनाया गया। तीसरी बात, जब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट मूल अधिकार बना दिया गया, तो इसके लिए आर्टिकल 21 के अंदर ही एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रट लीजिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 21A में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से आया? तो आप बताओगे 86वें संविधान संशोधन से आया। फिर पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। फिर आपसे पूछ लेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम
कितने साल तक के बच्चों के लिए? आप बताओगे सर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। फिर पूछ लेगा कि ये कौन सी शिक्षा के लिए है? आप बताओगे सर प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली फ्री नहीं है, केवल प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है केवल उसके लिए। तो ये सारे फैक्ट आप आर्टिकल 21 से जुड़े हुए फैक्ट हैं। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या दिया गया है? इसका सबसे ज़्यादा विस्तार किया सुप्रीम कोर्ट ने और शिक्षा को भी प्राणों के बराबर मान लिया। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया आर्टिकल 21A में। जहाँ तक प्राणों की बात है तो ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे संविधान ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोहराया कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना उचित प्रक्रिया का, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए छीना नहीं जा सकता। यानी कोई किसी को ऐसे ही पुलिस आ जाए, ले जाए पकड़कर और उसको फांसी दे दे या उम्र कैद कर दे, ऐसा नहीं होगा। उचित प्रक्रिया यानी कानून अपना काम करेगा, उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ये भी आर्टिकल 21 में ही है। इसके अलावा आर्टिकल 21 में और क्या क्या है तो हमने देख लिया, अभी अभी आपने देखा कि आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही है दोस्तों, यानी साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, स्वच्छ पर्यावरण हो। इसी प्रकार त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई यानी अगर हमारा मुकदमा चल रहा है कचहरी में, कोर्ट में, तो वहाँ पर सुनवाई तेज़ी के साथ होनी चाहिए। ये भी आर्टिकल 21 में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये भी आर्टिकल 21 में दिया गया, हमारे मूल अधिकारों में ही आएगा। इसी प्रकार हम सब की एक प्राइवेसी है, निजता है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी आर्टिकल 21 का ही एक भाग है। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, यानी निजता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21 के। और कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार है। साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार कैसा है? ये भी एक मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कैसा है? ये भी एक मूल अधिकार है। और ये सब कहाँ है? आर्टिकल 21 में। इसी प्रकार जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी दोस्तों हमारा आर्टिकल 21 के तहत ही आता है और ये भी एक मूल अधिकार है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हैं, इनको तैयार कर लीजिए आप। देखो मेंस में आप जानते हो कि 25 क्वेश्चन आएगा सीजीएल में। 25 क्वेश्चन का मतलब होता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 75 मार्क्स का पेपर बनेगा आपका केवल जनरल स्टडीज़ का। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश और मैथ उनका एक लेवल पर आ जाता है, बराबर हो जाते हैं सारे टॉप लेवल स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा उलटफेर मैथ और इंग्लिश नहीं कर पाती, तो फिर मेरिट कहाँ से, लीड कहाँ से मिलेगी, मेरिट में टॉप में कैसे आएंगे? तो उसकी एक उस ताले की चाबी है जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस है, अगर इसको ढंग से कोई कर लिया, 25 में से कोई मान लीजिए 21 क्वेश्चन कर दे, 22 कर दे, तो यहाँ से जो 12-13 नंबर की जो लीड मिलेगी वो आखिर तक बरकरार रहती है। मैथ इंग्लिश में तो सब टॉप लेवल के स्टूडेंट बहुत एनर्जी डालते हैं तो बराबर हो जाते हैं, ये आगे ले जाएगी आपको। और अब इतनी आसान नहीं आ रही। 2018 के बाद के आप पेपर देखिए, सीजीएल में, सीपीओ में एक लेवल बन गया है, बड़े शानदार पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आर्टिकल 21 में ये सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा खेत में समरसिबल लगाकर पानी निकालने का अधिकार भी साथियों, समरसिबल लगाकर पानी निकालने का अधिकार, ये भी एक मूल अधिकार है। घर में हैंडपंप लगाना और खेत में समरसिबल पंप लगाना, समरसिबल पंप द्वारा, ये भी मूल अधिकार है। कैदी अगर जेल में है तो उसके भी कुछ मूल अधिकार हैं, ये सब आर्टिकल 21 के तहत आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, विदेश यात्रा का अधिकार, यानी कोई बंदा विदेश जाना चाहता है तो ये भी आर्टिकल 21 के तहत उसका एक मूल अधिकार है। होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होगी। तो
तो आर्टिकल 21 को मैंने आपको बताया ये हमारे फंडामेंटल राइट में वो हैसियत रखता है जो मानव शरीर में बैकबोन रखती है, ये रीढ़ की हड्डी रखती है, और सबसे ज़्यादा विस्तार इसी को दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और इन सारे अधिकारों को मूल अधिकार मान लिया गया। अब आइए हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 की देखिए, आर्टिकल 22 का जो टेक्स्ट है, जो भाषा है, उसमें लिखा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। क्वेश्चन आया कि गिरफ्तारी से संरक्षण किस आर्टिकल में है। यह क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 22 में क्या प्रावधान का वर्णन किया गया है, तो गिरफ्तारी से बचाव की बात कही गई है। आर्टिकल 22 कुछ अधिकार देता है गिरफ्तार व्यक्ति को भी। इसका मतलब यह है कि जो बंदा अरेस्ट पुलिस करेगी उस बंदे को भी कुछ अधिकार मिलेंगे। जैसे उसे एक अधिकार ये मिलेगा कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो जज होगा, पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने उसको पेश करे। ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ पहला अधिकार है जो मिलेगा। दूसरा मिलेगा कि उसे अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। वकील मतलब कानूनी सलाहकार, लॉयर करने का अधिकार होगा। लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 22 का एक भाग है। अच्छा, इसके आर्टिकल 22 के अपवाद हैं। इसके कुछ अपवाद देख लीजिए, इसके कुछ अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद हैं, यानी किन्हें इसकी सुविधाएं हासिल नहीं होंगी आर्टिकल 22 की। पहले तो उस बंदे को ये सुविधा हासिल नहीं होगी जो शत्रु देश का निवासी है। शत्रु देश के निवासी को, यानी जो एनिमी टेरिटरी का रहने वाला बंदा है, उसे नहीं मिलेगा। और दूसरा, भारत के संविधान में एक प्रावधान है निवारक नज़रबंदी का, उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 22 के यानी गिरफ्तारी से संरक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है। तो आप बताओगे कि सर शत्रु देश का निवासी होना एक अपवाद है। क्वेश्चन आया कि क्या आर्टिकल 22 के प्रावधान या 22 के तहत दी गई सुविधाएं निवारक नज़रबंदी वाले को मिलती हैं। तो आप बताओगे कि साहब बिल्कुल नहीं मिलती निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी को अंग्रेज़ी वाले लिख लें प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये क्या है? देखो, ये बड़ी विवादास्पद एक धारा है जिसको हमारे संविधान के आर्टिकल 22 खंड 4 में दिया गया है। 22 खंड 4 में क्वेश्चन आया कि निवारक नज़रबंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस आर्टिकल में गिवन है। तो आप बताओगे कि साहब ये आर्टिकल 22 खंड 4 में वर्णित है। निवारक नज़रबंदी के तहत अगर संसद कानून बना दे तो समझ लीजिए कि निवारक नज़रबंदी के तहत कोई बंदा अगर पकड़ा गया तो बहुत बड़ी उलझन में फंस जाता है। पुलिस अगर निवारक नज़रबंदी लगा दे तो बंदे का जीवन बड़े संकट में आ जाता है। और निवारक नज़रबंदी के तहत कई सारी धाराएं आपने सुनी होंगी। जैसे एक धारा का नाम आपने सुना होगा रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA, जिस पर लग जाए समझ लीजिए ज़िंदगी बड़े ख़तरे में आ जाएगी, जीवन तबाह होने की कगार पर आ जाएगा। तो रासुका कैसी धारा है? ये एक निवारक नज़रबंदी धारा है। निवारक नज़रबंदी तो ये बड़ा ख़तरनाक धारा है। पुलिस अगर किसी पर लगा दे तो समझ लीजिए उसकी लाइफ एक तरह से बर्बादी हो जाएगी। तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है, गिरफ्तारी से बचाव की बात आई है। मतलब गिरफ्तार बंदे के कुछ अधिकार हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने ले जाएंगे, पुलिस मनमानापन नहीं करेगी और वो बंदा अपना वकील रख लेगा। लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। ये सुविधा इन 2 बंदों को नहीं मिलेगी, एक शत्रु देश के निवासी को और दूसरे निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार बंदे को। अगली बात, निवारक नज़रबंदी क्या है? एक विवादास्पद धारा है जिसका वर्णन कहाँ किया गया है? आर्टिकल 22 खंड 4 में किया गया है। आर्टिकल 22 खंड 4 में, ये बात याद रखेंगे। फिलहाल जितना हमने आज डिस्कस किया आप इसको मेरे साथ साथ नोट करेंगे, आप इसको तैयार कर लेंगे
और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, कोई डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमें हमारे इस लेक्चर पर कमेंट भी करिए आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, और इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।